नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्राधिकरण के नववर्ष कैलेंडर का किया विमोचन। 4 पिकअप वाहनों को दिखाई हरी झंडी, कहा आपदाओं से बचाव के लिए जन जागरूकता जरूरी। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2025-26 का बजट किया पेश। 1,01,175 करोड़ का बजट किया पेश। डीएम समीर बंसल की अदालत में बुजुर्ग मां बेटी को मिला न्याय। प्रशासन ने भूमि पर कब्जा दिलाकर न्याय की मिसाल की पेश। जनमानस में सरकार पर भरोसा रखने का दिया संदेश। ज्योति स्पेशल स्कूल ऋषिकेश पहुंचे डीजीपी दीपम सेठ। स्पेशल स्कूल स्पोर्ट्स मीट 2025 के समापन समारोह में किया प्रतिभाग, कहा बच्चे हम सबके लिए प्रेरणा थे। और उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर ली करवट। आज सुबह से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। पहाड़ से मैदान तक ठंड का प्रकोप। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्राधिकरण के नववर्ष कैलेंडर का विमोचन किया है और इसी के साथ 4 पिकअप वाहनों को दिखाई हरी झंडी। चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली और उधम सिंह नगर के लिए वाहनों को किया रवाना। वाहनों में टेंट, स्लीपिंग बैग, लीफलेट और कैलेंडर की रवाना। आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए उपयोगी साबित होंगे उपकरण। आपदाओं से बचाव के लिए व्यापक जन जागरूकता जरूरी है, कहना है सीएम धामी का। जागरूकता, सजगता और सतर्कता से नुकसान को किया जा सकता है कम। आपदाओं के प्रभाव और सुरक्षा उपायों से बचा सकते हैं अपनी और दूसरों की जान। स्कूलों में प्राथमिक स्तर से ही पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन विषय को शामिल को लेकर कमेटी की गठित। भूकंप, बाढ़, तूफान, भूस्खलन, सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं के बारे में सीखेंगे बच्चे। आपातकालीन स्थितियों में घबराने की बजाय सही और त्वरित निर्णय ले सकेंगे बच्चे। तो वहीं मामला धनौरी के नेशनल इंटर कॉलेज का है, जहां 2 युवकों द्वारा एटीएम मशीन पर गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। दरअसल नेशनल इंटर कॉलेज धनौरी के बाहर लगे एटीएम के बाहर 2 युवक आकर खड़े हो गए और एटीएम खुलने का इंतजार करने लगे। जैसे ही एटीएम अपने निर्धारित समय पर खुला तो एक युवक एटीएम के अंदर गए और कुछ समय के बाद बाहर आकर किसी ग्राहक का इंतजार करने लगे। आसपास के दुकानदारों को युवकों पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने से पहले ही दोनों युवक मौके से फरार हो गए। धनौरी चौकी प्रभारी हेमदत्त भारद्वाज ने बताया कि एटीएम मशीन में प्लेट टाइप का एक उपकरण मिलता है, जिसकी जांच की जा रही है। कोटद्वार में एक अनार 100 बीमार वाली कहावत 2 युवकों पर साबित हुई है। ये दोनों युवक एक ही गर्लफ्रेंड के प्रेम में फंसे हुए हैं। गर्लफ्रेंड को अपनी ओर करने के लिए दोनों प्रेमियों के बीच जमकर विवाद हुआ और एक प्रेमी ने दूसरे प्रेमी पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और हमला करने वाले प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि हमलावर की पहचान हर्ष उर्फ भास्कर निवासी कोटद्वार के रूप में हुई है। पूछताछ में हर्ष ने पुलिस को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड का अफेयर बिजनौर निवासी युवक से चल रहा है, जो उसे पसंद नहीं आया। समझाने के बाद भी जब अफेयर नहीं रुका तो उसने गर्लफ्रेंड के माध्यम से उसके प्रेमी को कोटद्वार बुलाया और उस पर हमला कर दिया। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई है। युवक का खून से लथपथ शव झबीरन जट गांव के शमशान घाट के पास कूड़ेदान में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अंकित कुमार के रूप में हुई है, जो बीती शाम से लापता था। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले का जल्द खुलासा करने का दावा कर रही है। ये मॉर्निंग में सूचना मिली थाने को कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी है, तो हमारे इंस्पेक्टर मंगलौर तुरंत यहाँ पे पहुंचे। फिर हम लोग भी यहाँ पे आए तो लग रहा कि हत्या का मामला है। चाकू से कई सारी कट हैं। बाकी सस्पेक्टेड या जो परिजनों के द्वारा संदेह व्यक्त किया जा रहा है, उसमें हमारी टीमें काम कर रही है। जल्दी हम घटना का क्या कारण है, कौन इसके पीछे, वो घटनाक्रम हम जल्दी खोलेंगे। सुबह नहीं, घटना तो शायद रात की प्रतीत होती है, लेकिन जो बॉडी देखी सुबह
जो यहाँ कुछ बच्चे दौड़ लगाने आते हैं, उन्होंने पुलिस को या ग्राम प्रधान के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। अब देखिए, हमें तो बॉडी मिली है, बाकी जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसी चीजें फैक्ट पता लगी उस हिसाब से आगे। चलिए अब खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर डीएम सविन बंसल की अदालत में मां बेटी को मिला न्याय। सीएम धामी के जनमानस को मिले त्वरित न्याय के निर्देशों को धरातल पर तेजी से उतारने को डीएम सविन बंसल संकल्परत। 80 वर्षीय नीना गुरुंग गत 25 वर्ष से अपनी जमीन छुड़ाने के लिए खा रही थी दर दर की ठोकरें। डीएम सविन बंसल की अदालत में 97 वर्षीय शारीरिक रूप से अक्षम बुजुर्ग महिला और 80 वर्षीय बेटी को मिला न्याय। डीएम की सख्ती से 97 वर्षीय वृद्ध महिला को संपत्ति पर मिला कब्जा। जनमानस में सरकार पर भरोसा रखने का दिया संदेश। डीएम बंसल के आदेश पर उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने तेजी से कार्रवाई कर वृद्ध महिला की संपत्ति को कराया कब्जा मुक्त। रायपुर में गैस गोदाम के लिए लीज पर ली गई जमीन का मामला। लैंड फ्रॉड पर प्रशासन का त्वरित सुखमय एक्शन। जन न्याय के लिए डीएम की कोर टीम सदैव रहती है तत्पर। डीएम की कोर टीम की न्यायप्रिय सिपाही एसडीएम कुमकुम जोशी। प्रशासन ने महिला को उनकी भूमि पर कब्जा दिलाकर न्याय की मिसाल की पेश। तो वहीं ज्योति स्पेशल स्कूल ऋषिकेश पहुंचे हैं डीजीपी। ये आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं हम लोग देहरादून से, जहां पर ज्योति स्पेशल स्कूल ऋषिकेश पहुंचे हैं डीजीपी दीपम सेठ। स्पेशल स्कूल स्पोर्ट्स मीट 2025 के समापन समारोह में किया प्रतिभाग में विभिन्न प्रदेशों के 13 विशेष विद्यालयों के बच्चों ने लिया भाग। खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को किया सम्मानित। बच्चे हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, ये कहना है डीजीपी का। बच्चों ने खेलों के माध्यम से अद्भुत प्रतिभा और आत्मविश्वास का दिया परिचय। सच्ची लगन, मेहनत और दृढ़ विश्वास से सभी वादा कर सकते हैं पार। असली जीत ट्रॉफी में नहीं बल्कि अपने संशय और डर को पराजित करने में होती है। डीजीपी ने अभिभावकों और शिक्षकों की करी सराहना। माता पिता और शिक्षक बच्चों के विकास के लिए दिन रात रहते हैं प्रयासरत। समाज के हैं असली नायक। तो वहीं उत्तराखंड में एक बार मौसम ने फिर बदली है करवट। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सटीक साबित। मौसम विभाग ने 20 फरवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम खराब होने की जताई थी संभावना। आज सुबह से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी तो वहीं कुछ जगहों पर तेज बारिश। निचले इलाकों में छाए घने बादल। उत्तराखंड में मौसम बदलने से जन्नत सा दिखा नजारा। मसूरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में हो रही बर्फबारी। उत्तरकाशी, हर्षिल और जनपद के ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से बर्फबारी जारी। बद्रीनाथ में मौसम बदलने से कड़ाके की पड़ रही ठंड। तापमान में आई भारी गिरावट। पहाड़ से मैदान तक ठंड का प्रकोप। पर्यटक बर्फबारी का ले रहे हैं लुत्फ। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी और चंपावत में बिजली चमकने के साथ तेज गर्जना और ओलावृष्टि होने की संभावना। मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूं। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को 19 और 20 तारीख को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते जो पीक एक्टिविटी 19 की रात से लेकर के 20 तारीख और थोड़ी बहुत 21 तारीख तक मिलने की संभावना है। इसमें 19 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या गढ़वाल में, देहरादून, टिहरी और हरिद्वार जनपद में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है और 3200 या 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी मिल सकती है। इसमें जो पीक एक्टिविटी 20 तारीख को है, तो 20 तारीख को उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। 2800 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी मिल सकती है। साथ ही जो उत्तराखंड के जनपद हैं जैसे देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत या उधम सिंह नगर जनपद है, वहां पर कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना है। उसके बाद 21 तारीख से जो है एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी। केवल जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या बागेश्वर, वहां पर कहीं कहीं बहुत हल्की एक्टिविटी मिल सकती है। ज्यादातर जगह मौसम साफ हो जाएगा 21 और 22 तारीख को। तो
जो मेन एक्टिविटी 20 तारीख की है, तो इस दौरान लोगों को सलाह दी जाती है कि जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है, आपको गर्जन की आवाज सुनाई दे रही है, तो उस समय अपने घरों के अंदर रहें, खुले स्थान पर ना रहें। अगर खुले स्थान पर हैं तो किसी पक्के स्ट्रक्चर के नीचे खड़े हों, और अगर वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी के अंदर ही रहें। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के दौरान खुली जगहों पे ना निकलें। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन, वित्त मंत्री ने पेश किया बजट। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2025-26 का बजट किया पेश। 1,01,175 करोड़ का बजट किया पेश। बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस: कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष। अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में 14,763.13 करोड़ का प्रावधान। ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 146 करोड़। प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु 6.5 करोड़ का बजट। स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन के लिए 125 करोड़। पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली भुगतान के लिए 490 करोड़। भारतीय न्याय संहिता के लिए 20 करोड़ और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 8 करोड़। 220 किलोमीटर बनेगी नई सड़कें। 37 पुल बनाने का लक्ष्य। मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़। राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 1,843 करोड़। पूंजीगत मद में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 1,268 करोड़ और 70 लाख। ग्राम्य विकास के अंतर्गत पीएमजीएसवाई के लिए 1,065 करोड़। नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत 36 करोड़ 88 लाख। बस अड्डे के निर्माण के लिए 15 करोड़ का प्रावधान। पूंजीगत मद में पर्यटन विकास के लिए अवस्थापना निर्माण योजना के अंतर्गत 100 करोड़। 7 बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट, ही कहना है वित्त मंत्री का। सरकार ने शीतकालीन यात्रा की अनूठी पहल की शुरू। सीएम धामी के नेतृत्व में सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण और पारदर्शिता के साथ बढ़ रहे आगे। बजट में सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार। पीएम की प्रेरणा से जैविक खेती का किया जा रहा विस्तार। विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रयास कर रहे हैं, पर्वतों के विकास पर फोकस किया जा रहा है। हमारी सरकार ने आदि कैलाश, ओम पर्वत आदि पवित्र स्थानों के लिए सड़क संयोजकता को सुगम बनाने तथा हेली सेवाओं के से संयोजन करने के गंभीर प्रयास किए हैं। गोविंद घाट से घांगरिया मार्ग का नाम साहिबजादे जोरावर सिंह एवं बिडौरा छेवी पाठशाही गेट से धूमखेड़ा मार्ग का नाम साहिबजादे फतेह सिंह मार्ग किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार और ऋषिकेश के पुनर्विकास तथा धरोहर संरक्षण को पर्यावरणीय स्थिरता और आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ सैव रूप से एकीकृत किए जाने की योजना है। महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। कावड़ मेले के आयोजन हेतु 7 करोड़ रुपया। अर्धकुंभ मेले की प्रारंभिक तैयारी हेतु पूंजीगत मद के लिए 10 करोड़ रुपया। ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना हेतु 2 करोड़ 64 लाख रुपया। विभिन्न मेलों के आयोजन हेतु 1 करोड़ रुपया। संग्रहालय भवन निर्माण हेतु 3 करोड़ रुपया तथा महान विभूतियों की मूर्तियां आदि लगाने के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सरकार एक ऐसा परिवेश तैयार कर रही है जिसमें आगे बढ़ने की सतत प्रेरणा है। पोषण से लेकर शिक्षण, प्रशिक्षण, उद्यम, रोजगार सृजन व विपणन सभी बिंदुओं को समेटे हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया जा रहा है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। इन प्रयासों को ज्ञान यानी गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी किसान, एन फॉर नारी शक्ति के संबंध में किए जा रहे प्रयासों से समझा जा सकता है। अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम ज्ञान के प्रथम बिंदु जी अर्थात गरीब कल्याण की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। नर सेवा नारायण सेवा है। हमारी सरकार का यह विश्वास है कि गरीब सशक्तिकरण सिर्फ एक सामाजिक दायित्व नहीं बल्कि प्रदेश की समृद्धि का आधार भी है।
जब गरीब आत्मनिर्भर बनते हैं तो न केवल उनकी स्थिति में सुधार होता है बल्कि पूरा समाज और अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है। गरीबी से गौरव की ओर, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, हाशिए से केंद्र की ओर, गरीब के हाथ में है विकास की डोर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 12,14,708 प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट प्रति माह तथा अंत्योदय के 1,84,108 राशन कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड प्रति माह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 9,94,993 कार्ड धारकों को 7.5 किलोग्राम चावल 11 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रति राशन कार्ड प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है। जून 2024 में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना अंतर्गत कुल 13,98,816 राशन कार्ड धारक लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंतर्गत 3 गैस सिलेंडर रिफिल की निःशुल्क सुविधा 1,84,108 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है। धन योजना के अंतर्गत राज्य में दिनांक 26 जनवरी 2025 तक 39,538 श्रमिकों का नामांकन हुआ है। 18 राजकीय चिकित्सालयों में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड धारकों एवं बीपीएल रोगियों 151 निराश्रित विधवाओं 93,184 दिव्यांगों 27,494 किसानों एवं 7,431 प्रत्यक्त निराश्रित महिलाओं को मासिक रूप से पेंशन दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 3 दिसंबर 2024 से विभागीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 59 वर्ष 6 माह की आयु से ही आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है, जिससे 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही पात्र वृद्धजनों की पेंशन प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त हो सके। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण कार्य गतिमान है। हमारी सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति लागू की गई है तथा बड़े पैमाने पर आधारभूत अवसंरचना व खेल उपकरणों की व्यवस्था की गई है। हेतु कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान भी किए गए हैं। कुछ प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समग्र रूप से प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 178 करोड़ 83 लाख रुपया 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक हेतु समग्र रूप से 59 करोड़ 41 लाख रुपया तथा कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था हेतु 23 करोड़ रुपया, विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 15 करोड़ रुपया, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु 15 करोड़ रुपया, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन साइकिल योजना हेतु 15 करोड़ रुपया, साइंस सिटी एवं विज्ञान केंद्रों हेतु लगभग 26 करोड़ 64 लाख रुपया, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र हेतु 5 करोड़ 75 लाख रुपया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद हेतु लगभग 16 करोड़ 80 लाख रुपया, उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान हेतु 5 करोड़ 40 लाख रुपया, विज्ञान केंद्र चंपावत हेतु 10 करोड़ रुपया, विद्या समीक्षा केंद्र हेतु 2 करोड़ 41 लाख रुपया, राजकीय महाविद्यालय में ई ग्रंथालय हेतु 2 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु 2 करोड़ रुपया, एनडीए तथा आईएमए में चयनित छात्र छात्राओं को पुरस्कार हेतु लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपया, उद्यमिता कौशल और नवाचार को बढ़ावा दिए जाने हेतु लगभग 7 करोड़ 11 लाख रुपया, टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई का उन्नयन हेतु राजस्व मद में 45 करोड़ रुपया तथा पूंजीगत मद में 18 करोड़ रुपया, उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति हेतु 10 करोड़ रुपया, युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत
खेल महाकुंभ के आयोजन हेतु 15 करोड़ रुपया, युवा महोत्सव के आयोजन हेतु 5 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना हेतु 5 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना हेतु 2 करोड़ 50 लाख रुपया, रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर आरबीआई हेतु 20 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 60 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु 10 करोड़ रुपया तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 21 करोड़ 60 लाख का रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। बहुत गर्म है भाई। तीसरे बिंदु ए अर्थात अन्नदाता की आय वृद्धि हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए पूर्व में कुछ प्रयासों का उल्लेख किया गया है, यहां कुछ अब महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है। नई मांग के माध्यम से ट्राउट प्रोत्साहन योजना 146 करोड़ रुपया, आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़ बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना हेतु 13 करोड़ 66 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना अंतर्गत समग्र रूप से 85 करोड़ रुपया, किसान पेंशन योजना अंतर्गत समग्र रूप से 42 करोड़ 18 लाख रुपया, हाउस ऑफ हिमालयस के अंतर्गत 15 करोड़ रुपया, मिशन एप्पल योजना अंतर्गत 35 करोड़ रुपया, दूध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु समग्र रूप से 30 करोड़ रुपया, गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना अंतर्गत 5 करोड़ रुपया, साइलेज हेतु समग्र रूप से 40 करोड़ रुपया, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना अंतर्गत 25 करोड़, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु समग्र रूप से 12 करोड़ 43 लाख रुपया, मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन हेतु 4 करोड़ रुपया, स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु लगभग 5 करोड़ 75 लाख रुपया तथा नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना हेतु समग्र रूप से 3 करोड़ 22 लाख रुपए का प्रावधान किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, अब ज्ञान के अंतिम बिंदु एन अर्थात नारी के आलोक में सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी सरकार का यह विश्वास है कि विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा। महिलाओं को कार्यबल से जोड़ना होगा। महिला सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए जरूरी है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार, समाज, प्रदेश और देश समृद्ध होगा। जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव एवं लिंग अनुपात के सुधार के लिए सरकार गंभीरतापूर्वक प्रयत्न कर रही है। वर्क पॉपुलेशन रेशियो में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। राज्य में महिलाओं के कार्यबल में सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से आवश्यकतानुसार 6 माह से 6 वर्ष के शिशुओं की उचित देखभाल, सुरक्षा, पूरक पोषण, विकास, निगरानी, स्वास्थ्य जांच एवं स्कूल पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्रों में उपलब्ध कराई जा रही है। प्रथम चरण में दिनांक 7 अक्टूबर 24 को जनपद देहरादून में 17, हरिद्वार में 3, टिहरी गढ़वाल में 1, पौड़ी गढ़वाल में 1 तथा उधम सिंह नगर में 12 आंगनबाड़ी सह क्रैच केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। राज्य के 5120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी में स्वीकृत किया गया है। राज्य में 3940 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट में नारी कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। जेंडर बजट में लगभग 16.66% की वृद्धि के साथ इस बजट में लगभग 16,961 करोड़ 32 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नारी कल्याण, महिलाएं तो जोर से बजा सकती हैं। नारी कल्याण को समर्पित कुछ बजटीय प्रावधानों की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। नंदा गौरव योजना अंतर्गत लगभग 157 करोड़ 84 लाख रुपया, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत लगभग 21 करोड़ 74 लाख रुपया, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना अंतर्गत लगभग 29 करोड़ 91 लाख रुपया, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना अंतर्गत लगभग 22 करोड़ 62 लाख रुपया, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना अंतर्गत लगभग 18 करोड़ 88 लाख रुपया, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना अंतर्गत लगभग
13 करोड़ 96 लाख रुपया। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना अंतर्गत 14 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु 8 करोड़ रुपया। निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु 5 करोड़ रुपया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना अंतर्गत लगभग 3 करोड़ 76 लाख रुपया। मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतु 5 करोड़ रुपया। महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 5 करोड़ रुपया। राज्य में प्रसूता के लिए ईजा बोई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभग 14 करोड़ 13 लाख रुपया तथा मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना अंतर्गत 2 करोड़ रुपया का प्रावधान किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय कार्मिकों को पहली बार कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज का लाभ उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल की गई है। इस योजना के अंतर्गत पर्सनल इंश्योरेंस कवर के साथ साथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी सरकार द्वारा एलटीसी हेतु न्यूनतम अवकाश की अवधि 15 दिन से घटाकर 5 दिन कर दी गई है तथा लेवल 1 से 5 तक के कार्मिकों को रेल यात्रा में वातानुकूलित श्रेणी 3 थर्ड एसी, लेवल 6 से 9 तक के कार्मिकों को रेल से यात्रा में वातानुकूलित श्रेणी 2 सेकंड एसी तथा लेवल 10 या इससे अधिक वेतन पाने वाले कार्मिकों हेतु रेल यात्रा में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी फर्स्ट एसी अथवा हवाई यात्रा की अनुमन्यता प्रदान की गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।